फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ये 3 बातें मुझे विस्तार से बताइए। मैं आपके टेबल पर 2-3 फॉर्म आपने मुझे अभी दिखाया है, तो मेरे चैनल को जो देख रहे हैं उनके मन में जरूर होगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो सर जो है आज फॉर्म भरना भी बताएंगे, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं सर का टेबल पर। देखिए फॉर्म रखा हुआ है और हम आपको दिखा रहे हैं, और कैमरा को क्लोज करते हुए सर थोड़ा काइंडली इधर कर लें तो हम मुझे भी थोड़ा देखिए। ये जो फॉर्म है, ये एक फॉर्म है हमारे सामने, है ना जी। तो इसको फॉर्म ये रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि के स्वघोषणा का प्रपत्र है। ये 1 मिनट, कैमरा में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ बोलिए। रैयत द्वारा सबसे पहले स्पेशल सर्वे की प्रक्रिया जो विभिन्न जिलों में आरंभ होती है, उसमें जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा प्रपत्र 1 में उद्घोषणा की जाती है किसी ग्राम विशेष में विशेष सर्वेक्षण का प्रक्रम आरंभ करने के लिए। उसी प्रक्रम में हमारे पूर्वी चंपारण जिले के भी कुल 1361 राजस्व ग्रामों की जो प्रपत्र 1 में उद्घोषणा बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा की जा चुकी है और बंदोबस्त का प्रक्रम आरंभ कर दिया गया है। तो देखिए ये प्रपत्र 2 है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्लोज लुक दे रहा हूँ। थोड़ा सा प्रश्न, 1 मिनट। देखिए मेरे सामने एक प्रपत्र 2 लिखा हुआ है। देखे नियम 6 उपनियम। ये सर पहला ये फॉर्म मुझे कहाँ से मिलेगा ये बताइए। यह सबसे पहले बंदोबस्त पदाधिकारी के प्रपत्र 1 में उद्घोषणा के पश्चात हमारा प्रपत्र 2 आम काश्तकारों को या रैयतों को अपनी अपनी भूमिका की स्वघोषणा प्रपत्र 2 में भरना। ये मिलेगा कहाँ से? वेबसाइट? ये फॉर्म भू अभिलेख परिमाप के वेबसाइट पर उपलब्ध है। अच्छा। और हमारे विभिन्न विशेष सर्वेक्षण शिविरों में भी हमारे विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के पास इसको मुहैया कराया गया है। अच्छा। और तमाम फोटो स्टेट दुकानों पर गांव में जहाँ कैंप लगा हुआ है वहाँ फोटो स्टेट इसकी कॉपी ले सकते हैं आप। वहाँ पर जहाँ पर आप लोग जहाँ सिविल कार्यालय है, सिविल कार्यालय जहाँ कैंप सरकार ने लगाया है वहां से आप ले सकते हैं। और मैं वेबसाइट भी बता दूंगा कौन से वेबसाइट से आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस फॉर्म को फोटो स्टेट करा करके मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अनेक व्यक्ति फोटो स्टेट दुकान से फोटो करा के इसको अपने यूज में ले सकते हैं। अच्छा सर इसको बताएं, ये प्रपत्र 2 है, इसमें देखे नियम 6 और उप नियम रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि का स्वघोषणा हेतु प्रपत्र। तो एक आम नागरिक ये रैयत द्वारा अपने स्वामित्व का घोषणा करेगा तो इसमें क्या क्या भरेगा? जैसे पहला जो है ये आम नागरिक को भरना है, एकदम कॉमन लैंग्वेज में बोल रहे हैं। ये इसमें लिखा हुआ है राजस्व का ग्राम। सबसे पहले जो राजस्व ग्राम लिखा हुआ है इसमें उस संबंधित मौजे का नाम, माने जैसे कोई गांव है, जैसे कोई गांव का नाम, जैसे साधारण लैंग्वेज में बताइए। मान लीजिए कि कोई गांव का नाम राजस्व ग्राम, मान लीजिए कोई रामपुर है, रामपुर, तो हमने रामपुर का नाम यहाँ भर दिया राजस्व ग्राम। देखिए तो राजस्व ग्राम में जैसे आप रामपुर भर रहे हैं, जैसे जो आपके गांव का नाम है वो भरना है। और उसके बाद उसका थाना नंबर उसका रेवेन्यू थाना नंबर होता है हर राजस्व मौजे का एक। मान लीजिए कि रामपुर का थाना नंबर 102 है, तो हमने 102 भर दिया राजस्व थाना नंबर। अच्छा, राजस्व थाना नंबर आपने लिख दिया। और देखिए तीसरा नंबर है, उसके बाद का कॉलम है कि हल्का नंबर और उसका नाम। ये आप देख सकते हैं, ये थर्ड कॉलम जो है हल्का नंबर, हल्का। पिता के नाम रैयत के नाम में हमने लिख दिया राम कुमार रैयत हैं, उनके पिता का नाम दशरथ है, तो मान लीजिए दशरथ उन्होंने लिख दिया।
रैयत मैंने आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति का जमीन है, जमीन का स्वामी, जो जमीन का जो मालिक है उस रैयत हो गया। फिर है अस्थाई पता, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अस्थाई पता आपका जो परमानेंट एड्रेस है वहां का ग्राम हो जाएगा, उसका फिर मान लीजिए को वार्ड लिख दीजिए, उसके बाद उसका पोस्ट और उसका थाना, ये सब चीजें आप भर देंगे। उसके बाद जिला, ये आपका पता हो जाएगा। अच्छा, तीसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है जमीन का खाता। वो आप किस भूमि के स्वामी हैं, तो दस्तावेज से या सर्वे खतियान से जो आपका खाता है, मान लीजिए कि आपका खाता नंबर 40 है, तो अपने खाता का 40 आपने भर दिया। आपका खेसरा 1004 है मान लीजिए, तो 1004 हमने खेसरा नंबर भर दिया, 40 खाते में 1004 खेसरा है। और वो रकबा आपको एकड़ डिसमल में रकबा भरना है। आपकी जमीन मान लीजिए कि 30 डिसमल है, तो हमने 30 डिसमल भर दी। 0.0 कागज में लिखा रहता है, हाँ दस्तावेज में रहता है, दस्तावेज में रहता है। और उस जमीन की जो चौहद्दी होगी, चौहद्दी में चारों चौहद्दी, नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, उत्तर में कौन है उसको लिख दिया, दक्षिण में कौन है उसको लिख दिया, पूरा पश्चिम चारों चौहद्दी हम अंकित कर दिए। इस बार हम स्पेशल ये भी विशेष रूप से उल्लेख करना चाहेंगे कि वर्तमान विशेष सर्वेक्षण जो मानचित्र बनने जा रहा है, उसमें किसी प्लॉट के चारों मेड़ की नाप भी लिखी रहेगी। रैयतों को वो उपलब्ध कराई जाएगी एलपीएम के तौर पर। और उसके बाद वो जमीन का किस्म है, मान लीजिए कि वो किस्म खेती वाली जमीन है, तो हम लिख देंगे खेती या उसको आबादी लिख देंगे। और अगर घराड़ी की है तो हम उसको मकान, शहन या घराड़ी। अच्छा, अगर घर का जमीन है तो क्या लिखेंगे, घराड़ी। हाँ, घराड़ी है। अगर पुरानी पुश्तैनी है तो घराड़ी लिख देंगे या मकान लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट कॉलम है लगान का। ये तो सरकार लिखेगी। पुराने जो सर्वे में आपकी इस जमीन का लगान कितना लगता था, उसकी जो पुराने रसीद में जो लगान, हाँ खुद को लिखना है। आपकी रजिस्टर 2 में जमंदी में जो लगान का दर था, वो लगान यहाँ आप लिख देंगे। मैंने जो लगान उसने पे किया है, जो पेड किया है, मान लीजिए कि आपकी जमंदी संख्या ये आपका 110 है इस जमीन का, तो 110 नंबर की जमंदी में जो लगान का दर वहां लिखा हुआ है पहले से, मान लीजिए कि वो 50 पैसा है, तो आप ऐसे 50 पैसा लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। और उसके बाद भूमि का दावा का आधार, ये जमीन कैसे प्राप्त हुई आपको, स्वामित्व का आधार स्पष्ट करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जैसे कि बैनामा रजिस्ट्री से प्राप्त हुई, तो आप यहाँ बैनामा रजिस्ट्री लिख देंगे ताकि पता चले कि जमीन आपको कैसे प्राप्त है। और इस प्रकार से। अच्छा, ये कॉलम क्या है लास्ट वाला सर? लास्ट वाला अभियुक्ति है। अभियुक्ति में हर रैयत को अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर अपना लिख देना है। यहाँ ये देखिए आप अभियुक्ति ना, अभियुक्ति कॉलम में रिमार्क्स है अंतिम में, तो अपना मोबाइल नंबर जरूर डाल दें, जो कि इस बार के हर प्लॉट में उसके स्वामी का मोबाइल नंबर, आधार नंबर जरूरी। सर इसमें अगर एक ही दस्तावेज में अगर 10 खेसरा है, अगर 10 खेसरा है, तो सभी खेसरों को क्रमागत ढंग से हम लिखते चले जाएंगे। चौहद्दी नहीं हुआ तो इसको हम बढ़ाते जाएंगे, नहीं हटेगा तो दूसरे को लिखेंगे, तीसरे को लिखेंगे, और अन्य फॉर्म भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसमें सर मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है ना? मोबाइल नंबर, आधार नंबर देना जरूरी है। अब ये जान लीजिए, अभियुक्ति जो है, ये जो कॉलम है, इसमें आपको मोबाइल नंबर और आधार नंबर देना है। और भूमि का दावा, जैसे किसी को सर मिला है पूर्वज से, तो उसमें क्या लिखेगा? जैसे पूर्वज से लिखा है तो वो खतियानी आपकी जमीन होगी, वो खतियानी, तो खतियानी लिख देंगे। और दस्तावेज बैनामा रजिस्ट्री से मिली है तो बैनामा रजिस्ट्री लिख देंगे। खतियानी भी हो सकती है, या आपको बंटवारा में प्राप्त जमीन हो सकती है। और बंटवारा में मान लीजिए हो सकता है कि आपकी रजिस्ट्री बंटवारा है, तो रजिस्ट्री बंटवारा लिख देंगे। रजिस्ट्री नहीं है तो आपकी मान लीजिए कि कोर्ट बंटवारा है, तो कोर्ट बंटवारा लिख देंगे। और एक बंटवारा और है कि जैसे पंचनामा बंटवारा, तो बंटवारा लिख देंगे। और इसके अलावा
पंचनामा बंटवारा, जो भी आपको आपके प्राप्ति का स्रोत है, तो वो आप और सर मान लिया ये अभी सर ने पूछा कि अगर ज्यादा जमीन है तो दूसरे पेपर में भी हम लिख सकते हैं। इसको दूसरे पेज में भी इसको लेकर के आप जो बचा हुआ जमीन जो है इसी कॉलम में आप लिखते चले अच्छा, उसके बाद ये पूरा हो गया सर, ये वाला ये तो आपने ये फॉर्म 2 हो गया। अच्छा, इस नीचे में कुछ यहाँ रैयत को अपना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान अंकित करना है। 1 मिनट, यहाँ रैयत अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान यहाँ बना देंगे, यहाँ अपना सिग्नेचर कर देंगे। जो पढ़े लिखे नहीं है वो अपने अंगूठे का निशान लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ स्थान लिख देंगे और यहाँ मोबाइल, यहाँ ठीक है, अभियुक्ति में जो मोबाइल नंबर हमने बताया आधार, वो ये मोबाइल नंबर का नीचे कॉलम दिया हुआ है, मोबाइल आधार नंबर यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ तब लिखने की जरूरत नहीं है। और स्थान और तिथि आप यहाँ भर देंगे जिस स्थान पर आप रहने वाले हैं। उसके बाद ये वाला कौन सा कॉलम है? ये आधार नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ कंपलसरी है। आप मोबाइल आधार नंबर दोनों लिखेंगे। चूंकि खेसरा पंजी निर्माण के दौरान आधार मोबाइल जरूरी है, यह मैंडेटरी बनाया गया है और यहाँ उस रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान होगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर ढंग से ये बता दिया गया। ये फॉर्म 2 कैसे भरना है, थोड़ा सा देखिए। एक बार सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। एक बार तो हाँ रिपीट। सबसे पहले तो ये सभी काश्तकारों को ये फॉर्म 2 अपने जमीन का स्वघोषणा भरना है। तो काश्तकार सबसे पहले जो प्रथम कॉलम है, ये रैयत का नाम, पिता का नाम, इसमें वो भूस्वामी का नाम और उनके पिता का नाम लिखेंगे। उसके दूसरे कॉलम में जो अस्थाई पता का है, ग्राम, वार्ड, पोस्ट, थाना, जिला, इसमें वो अंकित करेंगे। और उसके बाद खाता, खेसरा, रकबा जो एकड़ डिसमल में है, इसको अंकित करेंगे। और उसके बाद चौहद्दी जो है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इसको लिखेंगे। उसके बाद हमारी किस्म जमीन का कॉलम आता है। किस्म जमीन की, जैसे कि वो खेती की है कि घड़ारी की है कि आबादी की है, आप दर्ज कर देंगे। और उसके बाद हमारी जमबंदी संख्या और उस जमबंदी संख्या में क्या लगान है यहाँ अंकित कर देंगे। और भूमि का दावा का आधार क्या है, जैसे कि कोई बैनामा रजिस्ट्री जमीन हो सकती है तो बैनामा रजिस्ट्री, और कोई खतियानी है तो उसको खतियानी लिख देंगे, या फिर बंटवारे में प्राप्त है तो उसको बंटवारा लिख देंगे। और यहाँ आधार नंबर अपना, तो मोबाइल नंबर। एकड़ डिसमिल में जो लिखना है, जो भी रकबा लिखेंगे वो एकड़ डिसमिल में लिखेंगे, बीघा कट्ठा दूर में नहीं लिखेंगे। इसको कन्वर्ट कर देंगे। अगर हाँ अपने कन्वर्ट कर लीजिएगा, कन्वर्ट कर देंगे तो सर यहाँ हाथ की जो लगी प्रचलित थी वो खत्म हो जाएगी। कोई हाथ की लगी वर्तमान विशेष सर्वे में, अब हाथ की लगियां, मैंने शुरू में ही बताया कि भिन्न भिन्न राजस्व मौजों में भिन्न भिन्न लगियां होती हैं, अलग अलग पैमाना होता है, इसीलिए उसको सरकार हटा करके अभी एकड़ डिसमिल में। बहुत विस्तार से देखिए, एक एक पॉइंट को क्लियर किया। और मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन सर जिस तरह से बताएं, आप वीडियो को देखिएगा और पेपर को प्रिंट आउट निकाल कर, चाहे कहीं से अगर मिल जाता है जो प्रपत्र 2, तो सर बहुत मैं भी देखिए, बहुत सर ने विस्तार से टाइम दिया। और एक और फॉर्म है, वो आप देख लेते हैं उसको कैसे भरना है। ये फॉर्म 3-1 है, ये वंशावली का फॉर्म कहा जाता है, प्रपत्र 3-1। तो ऐसे जमाबंदीदार, एक मिनट सर, तो देखिए और एक फॉर्म और है, वो सर फॉर्म जिसको हम आपको दिखा रहे हैं, फॉर्म 3-1, इसका नाम है फॉर्म 3-1। और देखिए ये फॉर्म 3-1 भी आपको वेबसाइट से मिल जाएगा और बंदोबस्त ऑफिस में भी आके पता कर सकते हैं, जहाँ कैंप लगा हुआ है। और इसको कैसे भरना है, इसके बारे में सर ने अभी फॉर्म 2 के बारे में बताया। और फॉर्म 3 जो है, वंशावली अधिनियम की धारा 5(1), तो सर से समझेंगे कि ये फॉर्म। हाँ सर, जैसा कि मैंने बताया कि सभी काश्तकारों को प्रपत्र 2 में अपनी भूमि का स्वघोषणा भरना है। लेकिन अगर कोई भूस्वामी यानी कि हमारे जमाबंदीदार जो हैं, अगर उनकी मृत्यु हो गई है या राजस्व कागजात में जो रैयत है उनकी मृत्यु हो गई है, जैसे दास्तावेज लेखेधारी या फिर खतियानी रैयत या जिनके नाम पर बंटवारा हुई उनका प्रवास हो गया है, तो उनको प्रपत्र 2 के साथ साथ प्रपत्र वंशावली का 3-1 भी भरना अनिवार्य है।
तो इस वंशावली में आपको सबसे पहले कि इस फॉर्म में आप देख रहे हैं सेवा में शिविर प्रभारी, तो हर अंचल को में एक शिविर की स्थापना की गई है। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर ज्यादा अच्छा होगा। प्रत्येक अंचल में एक एक विशेष सर्वेक्षण शिविर की कार्यालय की स्थापना की गई है, जो प्राय ब्लॉक मुख्यालय में ही रखा गया है। तो शिविर प्रभारी, मान लीजिए कि ये बंजरिया अंचल का रैयत था जो उसने प्रपत्र 2 भरा, तो उसको सबसे पहले लिखना होगा कि शिविर प्रभारी अंचल बंजरिया, और फिर उसके नीचे जिला पूर्वी चंपारण, यानी शिविर प्रभारी का जो लोकेशन स्थान है और जिला का नाम उसने भर दिया। स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में महाशय उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग अब बारी बारी से उनके जितने भी फरीकैन होंगे, जो मान लीजिए कि जमाबंदीदार यहाँ जमीन के स्वामी थे राम कुमार का स्वर्गवास अगर हो गया है, तो यहाँ उनके हाल वारिसानों का नाम जितने भी हैं, मान लीजिए कि उनके 2 वारिसान हैं, लौ कुमार और दूसरे हैं कुश कुमार, तो श्रीमती में आ जाएगा वो, तो उसको श्रीमती काट देंगे। ठीक, श्रीमती काट देंगे। लौ कुमार और पिता का नाम हो गया इनका पुत्र श्री राम प्रसाद, उसी तरह से है कुश कुमार पुत्र श्री राम प्रसाद, इस तरह से लिख देंगे। अगर 1 2 से अधिक भी हैं तो वारिसान, तो सबों का नाम इसमें, नाम लड़कियां भी हैं तो लड़कियों का भी नाम इसमें लिख सकते हैं। ये सब कॉलम क्रमागत ढंग से भरे जाएंगे। उसके बाद उनका ग्राम क्या है, उनका निवास स्थान ग्राम यहाँ भर देंगे। उसके बाद उसका पुलिस थाना यहाँ भर देंगे। उसके बाद उनके अंचल का नाम भर देंगे। उसके बाद उनके जिला का नाम, मान लीजिए पूर्वी चंपारण के ही निवासी हैं तो पूर्वी चंपारण भर दिया, जिस जहाँ के हैं तो उनका भर देंगे। और उनकी जाति, प्रायः देखा जाता है कि कभी कभी कोई, मान लीजिए कि सर्वे खतियान हमारा रिविजनल बैजनाथ शाह के नाम से है, तो कभी कभी गांव में बैजनाथ शाह नाम करके 2 व्यक्ति पूर्वज हुए, एक तेली हैं और दूसरे मदेशिया हैं। तो कभी कभी होता है कि तेली भाई की जमीन थी और मदेशिया परिवार उस पर दावा करने लगता है। इसलिए जाति का उल्लेख बहुत जरूरी है, क्योंकि जाति से भी पूर्वज जो सर्वे खतियानी जमीन है उसकी पहचान की जाती है कि वो व्यक्ति किस जाति का था और वो जमीन किसकी है, तो यहाँ उसके जाति का अपना उल्लेख करना अनिवार्य है। उसके बाद ने भूमि, जिसका विवरण आवेदन के साथ प्रपत्र 2 में अंकित है, स्वर्गीय डैश। अब प्रपत्र 2 में जो जमीन अंकित है, तो मान लीजिए कि ये जमाबंदीदार स्वर्गीय हैं, राम कुमार के नाम से रजिस्ट्री हुई, राम कुमार का देहांत हो गया, तो आप यहाँ भरेंगे कि स्वर्गीय राम कुमार। अब यहाँ राम कुमार हमने, तो स्वर्गीय लिखना पड़ेगा। हाँ, स्वर्गीय राम कुमार। तो यहाँ प्रसाद हटा करके कुमार हम लिख देते हैं, ये भी प्रसाद हटा के कुमार लिख दिया, लग जाएगा। स्वर्गीय राम कुमार और राम कुमार स्वर्गीय यहाँ लिखा हुआ है राम कुमार। अब उनके पिता का नाम, पिता स्वर्गीय दशरथ, मान लीजिए कि दशरथ है, दशरथ। ग्राम, उनका ग्राम लिख देंगे, ग्राम मान लीजिए कि इस रैयत का ग्राम बंजरिया है, तो वो ग्राम का नाम अपना बंजरिया लिख देंगे। और जो राजस्व ग्राम इस गांव का मान लीजिए रामपुर में जमीन है तो उसको रामपुर लिख देंगे, रामपुर। अंचल बंजरिया को जममंदी क्रमांक संख्या, अब जममंदी का क्रमांक संख्या यहाँ 110 है तो वो 110 हो जाएगी। यहाँ पर में प्रविष्ट थे कि डैश खतियान में आंकड़ा जमीन, जैसे कि अब ये जमीन है बैनामा रजिस्ट्री, तो वो यहाँ लिख देंगे बैनामा रजिस्ट्री। अच्छा, बैनामा क्या हुआ सर? सेल डीड, ऐसी जमीन जो अच्छा सर ने अभी फॉर्म 2 में बताया था रजिस्ट्री, बैनामा, उसके बंटवारा, और मैंने भूमि पर दावा आप किस आधार पर कर रहे हैं? तो बैनामा कर रहे हैं
कि खतियानी है, कि बंटवारा है, कि कोट बंटवारा है या पंचनामा। ये 5 तरह से जमीन का बंटवारा जो होता है, तो भूमि पर आप दावा किस तरह से कर रहे हैं, ये 5 में ही होगा ना सर। और इस कोई जमीन किसी रैयत की या तो सर्वे खतियानी हो सकती है या उसकी दास्तावेजी हो सकती है। अब दास्तावेज है तो कई प्रकार के दास्तावेज हो सकते हैं, जैसे कि बैनामा रजिस्ट्री दास्तावेज या बख्शिशनामा या दान पत्र या कोई बंटवारा का दास्तावेज हो सकता है। तो उसको हम दास्तावेज को ही कहते हैं, उसको उसके किस्म को बैनामा रजिस्ट्री कहते हैं। और उसके बाद एक जमीन होती है कि जैसे सरकार द्वारा अनुदानित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत उसको बंदोबस्ती पर्चे में प्राप्त भूमि या फिर बंटवारे में तो प्राप्त। वो चीज यहाँ पर लिखना है, वहां पर लिख देना फॉर्म है। 2 में आपने मेंशन किया है, वो चीज यहाँ पर लिख देना और है। प्रपत्र 2 में जो जमीन का विवरण है, यहाँ उस जमीन का ब्यौरा भरा जाएगा। जैसे 40 खाते की जमीन है तो हमने 40 खाता लिख दिया। खेसरा नंबर 1004 है तो हमने 1004 भर दिया। रकबा उसका 40 डिसमल था, 30 डिसमल तो हमने 30 डिसमल लिख दिया। और लगान जो भी उसका लगान 50 पैसा है तो हमने यहाँ 50 पैसा लिख दिया। सर इस पर पत्र में इस खाते में से अगर 5 खेसरा है और 2 एकड़ भूमि, तो इसी में अन्य खेसरा भी को लिख देंगे, फलाने कोमा देते हुए कुल का जोड़ करके 2 एकड़ अगर होता है तो 2 हाँ, वो रकबा को बढ़ा करके उसका लगान बढ़ा करके यहाँ लिख देंगे, है ना। को बंटवारा या उत्तराधिकार के आधार पर हित अर्जित किया। अब वो चूंकि जमींदार स्वर्गवासी हैं, यह जमीन आपको कैसे में मिली, तो 2 तरीका हो सकता है। या तो आपको सक्सेशन उत्तराधिकार में प्राप्त हो सकता है या बंटवारे में। तो जैसे भी आपको मिली है उसको आप टिक कर देंगे, वो प्राप्त हुई। उसके बाद लिखा है कि हम लोगों ने निम्नांकित वंशावली वंश वृक्ष में उत्तराधिकारी के आधार पर हित अर्जित किया है और वंशावली वंश वृक्ष मूल खतियान 2 के अनुसार, इस प्रपत्र 2 के अनुसार जमबंदी पंजी के अनुसार से वंशावली बनाना है। यानी जहां जमींदार जो थे वहां से वंशावली आप शुरू करेंगे और नीचे वंश वृक्ष टेबल फॉर्म बनाएं। इसके नीचे आपको वंशावली का फॉर्म या अलग से भी सादे कागज पर सरपंच के द्वारा हस्ताक्षरित करके वंशावली आप संलग्न कर सकते हैं। वंशावली सर जो है जैसे ये है, इस चीज को इसमें कैसे लिखेंगे हम? इस चीज को यहाँ पर सादे कागज में जहाँ जगह स्थान है यहाँ पर इसके पीठ पर आप अंकित कर सकते हैं। इस तरह का वंशावली बना ये हुआ है। वंशावली है, जैसे कि ये वंशावली स्वर्गीय असरफी गिरी की है। तो स्वर्गीय असरफी गिरी के 2 बेटे स्वर्गीय मथुरा गिरी, स्वर्गीय गणेश गिरी। स्वर्गीय मथुरा गिरी के 2 बेटे पत्नी अतरानी कुंवर और लालमुनि कुंवर, और इनके स्वर्गीय गणेश गिरी की शैल कुमारी कुंवर पत्नी हुई। उसके बाद अतरानी कुंवर के बेटियों का नाम बच्चा शंकर गिरी, सुमिता देवी, उर्मिला देवी, ललन गिरी, प्रमीला देवी, और लालमुनि कुंवर के अवधेश गिरी और स्वर्गीय गणेश गिरी की शैल कुमारी। तो ये सर यहाँ पर भर देना है, यहाँ भर देंगे। ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं, ये कौन सा? नीचे जो जगह है फॉर्म 3-1 का, या इसके पीठ पर भी आप बना सकते हैं। पीठ पर भी बना करके आप उसको बना देंगे और उसकी वंशावली अंकित करने के बाद, और यहाँ लिखा हुआ है कि याचिकाकर्ता का वंश वृक्ष इसके साथ संलग्न भी कर सकते हैं। क्या चीज? अनुलग्न। अच्छा। जैसे आवेदक जो है याचिकाकर्ता मतलब आवेदक जिसने ये फॉर्म भर रहा है, तो उनके द्वारा वंश वृक्ष की कॉपी लगा करके इसके साथ अटैच भी की जा सकती है अनुलग्नक के रूप में। अनुलग्नक याचिकाकर्ता का वंश वृक्ष इसके साथ बनवा करके ऐसी वंश वृक्ष आप संलग्न कर सकते हैं और यहाँ याचिकाकर्ता जो आवेदक का दस्तखत हो जाएगा। ये सर क्या है? ये याचिकाकर्ता का हस्ताक्षर विश्वास भाजन, वो क्या? चूंकि एप्लीकेशन है शिविर प्रभारी के नाम से, इसलिए उस आवेदक विश्वास भाजन लास्ट में लिखते हैं और उनका सिग्नेचर यहाँ होता है। ठीक है। नेक्स्ट। उसके बाद इसका दूसरा पेज आता है। ये फॉर्म वो हमने फोटो कॉपी कराया है। ये बहुत प्रपत्र 3-1 का हमने फोटो कराया है, तो फोटो कॉपियर मशीन वाले ने हमको अलग अलग इसको 2 पेज में कर दिया है। यह फॉर्म का दूसरा जो पेज है इस पन्ने के पीठ पर भी हो सकता है। ये पेज जो अलग हमने कर रहे हैं, भरने की सुविधा के लिए अलग कर दिया है। वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल कब्जा निम्न प्रकार से। अब भिन्न भिन्न जो उत्तराधिकारी हैं, जैसे वंशावली में जो उत्तराधिकारी हैं, मान लीजिए कि एक अतरानी कुंवर के जो वंशज हैं
और लालमुनि कुंवर के जो वंशज हैं और गणेश गिरी के जो वंशज हैं, सबको अलग अलग उनके स्वामित्व की भूमि का ब्यौरा हम इसमें अंकित करेंगे। जैसे रैयत का नाम मान लीजिए कि अतरानी कुंवर हैं, तो हमने अतरानी कुंवर को लिख दिया। रैयत उनके पिता कहिए, पिता या पति भी इसमें लिख दीजिए, पिता पति। तो पति का नाम उनके हो गया स्वर्गीय मथुरा गिरी, तो स्वर्गीय मथुरा गिरी लिख दिया। और उनका अस्थाई पता मान लीजिए कि साकिन, ये गोकुला के रहने वाले हैं, गोकुला अंचल बंजरिया के हैं, तो वो वहां लिख दिया। और उसके बाद इनके जो दखल कब्जे में जो जमीन होगी उसका खाता, खेसरा, रकबा और उसकी चौहद्दी, फिर उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम जो उनके स्वामित्व में जमीन होगी उसको चारों चौहद्दी लिख देंगे। और उसकी जमबंदी संख्या, किस जमबंदी पर, जमबंदी एक ही हो सकती है कि चूंकि चारों की जमबंदी, ये चूंकि 110 नंबर जमबंदी है तो हम वो 110 नंबर जमबंदी यहाँ चढ़ा देंगे। अच्छा, फिर दूसरा जो मान लेते हैं सर, एक मिनट, मान लिया इसमें और भी लोग हैं। हाँ, और भी हैं, तो 2 नंबर 3 नंबर को यहाँ हम लिख देंगे। अच्छा, जैसे ये लालमुनि कुंवर हैं तो उनके हक हिस्से की जमीन को लालमुनि कुंवर को यहाँ लिख दिया। और फिर उनके मैंने जितना पार्ट में देना है, हाँ, उनके पति का नाम यहाँ और वो खाता, खेसरा उनका, चौहद्दी उनकी और जमबंदी नंबर। फिर तीसरा फरीकैन हमारा आ जाएगा, फिर चौथा फरीकैन आ जाएगा। मैंने सारे फरीकैन का नाम दे देना, अलग अलग उनके। कोई अपना अलग, जिसका जमीन का बंटवारा हो गया है वो अपना वो नहीं देना चाहे तब। वैसे परिवार जिनका बंटवारा हो गया है और वो भूस्वामी स्वयं जीवित हैं, उनको ये वंशावली का फॉर्म देने की जरूरत नहीं है, वो मात्र फॉर्म 2 ही देंगे। अच्छा, एक बार फॉर्म 2 सर, एक बार फिर से, क्योंकि उस समय वीडियो में थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ रहा था, एक बार फिर से आप फॉर्म 2 को एक्सप्लेन कर देंगे। ये फॉर्म 2 है कि आम रैयतों द्वारा की गई स्वघोषणा है, जिसमें रैयत अपने जमीन का ब्यौरा उनको भर करके देना है। तो ये पहले जैसे ये राजस्व ग्राम है, तो सबसे यहाँ राजस्व ग्राम का मतलब है कि उस गांव का नाम, मशहूर नाम जो होता है रेवेन्यू विलेज, उसको यहाँ भरते हैं। तो मान लीजिए कि सपोज दैट ये रामपुर गांव है, तो हमने रामपुर लिख दिया। इसका थाना नंबर 102 हमने है तो 102 लिख, जो भी थाना नंबर है लिख देंगे। उसके बाद हल्का का नाम आता है, हल्का का नाम और नंबर। हल्का का नाम राजस्व कर्मचारी का जो जुरिडिक्शन होता है उसको हम हल्का नंबर कहते थे। अंचल में उसको एक नंबरिंग 1 2 3 4 10 12 चिन्हित किया हुआ था, लेकिन अभी हमारे राजस्व भूमि सुधार विभाग ने संशोधन कर दिया है और ग्राम पंचायत को ही हल्का की इकाई मान लिया गया है, इसलिए पंचायत का नाम हमने लिख दिया। और इसके बाद हमने पुलिस थाना लिख दिया, अंचल का नाम लिख दिया, जिला का नाम लिख दिया। नेक्स्ट, और उसके बाद जो रैयत भर रहे हैं स्वघोषणा, उनका वो जमींदार, उनकी जो जमीन है किसके नाम पर है, तो वो उनका रैयत का नाम, उनके पिता का नाम और उनका अस्थाई पता, उनका खाता, खेसरा, रकबा, उनकी चौहद्दी चारों लिख दी। और उसके बाद किस्म जमीन कैसी है, ये थोड़ा समझाइएगा। किस्म जमीन खेती है कि घरियाली जमीन, जैसे कि उनकी घर घराड़ी की जमीन हो सकती है तो उसमें घराड़ी लिख दिया, मकान की जमीन है तो मकान लिख दिया, खेती है तो खेती लिख दिया। ठीक है, या भीट भी हो सकती है, भीट भी ऊसर हो सकती है। ऊसर क्या हुआ सर? ऊसर जो गैर उपजाऊ भूमि है। अच्छा, अब भीट क्या हुआ? भीट माने ऐसा माने टीलानुमा जमीन, ऊंची टीलानुमा, दोनों एक ही चीज है। या बलुआही भी हो सकती है, सबका लगान अलग अलग है, लगान का रेट, इसीलिए जमीन का किस्म लिखना जरूरी है। और उसके बाद जमबंदी में आपके क्या लगान है, उस लगान के दर को लिख देंगे और जमबंदी संख्या लिख देंगे। और जमीन का प्रकार क्या है, बैनामा रजिस्ट्री है, उसमें खतियानी है, स्वामित्व और बंटवारा है, और क्या लिखा है सर, पंचनामा, और क्या है, कोट बंटवारा। कोट बंटवारा ये 5 ही तरीका से होता है। हाँ, रजिस्ट्री बंटवारा है, कोट बंटवारा है, पंचनामा है। या इसमें हो सकता है कि पर्चे वाली जमीन हो सकती है, बंदोबस्ती पर्चा से प्राप्त हुई, सीलिंग के पर्चे से प्राप्त हुई, बीपी के पर्चे से प्राप्त हुई, इत्यादि हम भर देंगे। और उसके बाद नीचे उस रैयत का मोबाइल नंबर और उसका आधार संख्या और कहाँ ये फॉर्म भर रहा है अपने गांव का नाम दे देगा, उसका तिथि देगा और यहाँ रैयत अपना हस्ताक्षर या निशान करके और इसको फिर अगर पढ़े लिखे हैं तो अंगूठा मार देंगे। और जो उनका आधार का
कागजात है, जैसे दस्तावेज या खतियान, उसकी फोटोकॉपी और लगान रसीद की फोटोकॉपी के साथ इसको अटैच करके शिविर कार्यालय, जो हमारा विशेष सर्वेक्षण शिविर कार्यालय है, वहां पर इस फॉर्म को जमा करा देंगे। उन बदले में उनको पावती मिल जाएगी, बदले यहाँ में रिसीविंग दी जाएगी। ठीक है। अच्छा सर, आप अभी वो फॉर्म को बता रहे थे, बीच में मैं बोला था कि वीडियो जो है फॉर्म में प्रॉब्लम आया था, वीडियो क्लियरिटी नहीं था, अभी वीडियो क्लियर आ रहा है। तो सर ठीक है, इसको आप बता रहे थे। हाँ, इसमें फिर क्या इसमें है कि सभी फरीकैनों की जमीन जो उनके स्वामित्व में जमीन है, जैसे प्रपत्र 3 है ना, सेकंड साइड प्रपत्र 3-1 हाँ, का जो सेकंड पेज है, इसमें हर फरीकैन अपने जोत आबाद की जमीन को अलग अलग अपने नाम के सामने भर करके लिख देगा। और उसके बाद वो जो याचिकाकर्ता हैं या एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो सभी अपना, एक से अधिक हैं तो यहाँ अपना सब 4 फरीकैन है तो 4 फरीकैन अपना दस्तखत कर देंगे, एक है तो एक अपना दस्तखत यहाँ कर देगा। सर जैसे कि जमाबंदी नंबर ये भरा गया है, अगर इस 3 रैयतों के दस्तावेज का अगर दाखिल खारिज पूर्व में नहीं हुआ है तो जमाबंदी नंबर नहीं भरेंगे, जमाबंदी नंबर ये नहीं रहेगा। अगर जैसे किसी व्यक्ति को स्वामित्व उसके दस्तावेज से होता है, उसके खतियान से होता है, उसके पर्चे से होता है, लेकिन कतिपय कारणवश अगर उसका म्यूटेशन नहीं हुआ है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो अंचल कार्यालय में ऑनलाइन म्यूटेशन वो फाइल कर दे। लेकिन अगर दस्तावेज जमाबंदी नंबर नहीं है तो इसको डैश छोड़ देगा और दस्तावेज नंबर डेट अपना भर देगा, साथ में दस्तावेज लगा देगा। तो सर तो इस प्रकार से हम फॉर्म 2 के साथ प्रपत्र 3-1 तो सर ने देखा बहुत ही विस्तृत जानकारी सर दिए हैं, और आप देखिएगा। तो सर और ये फॉर्म फिर कहाँ जमा करना है? और फॉर्म ये विधिवत भर करके सभी आवश्यक अनुलग्नों के साथ इस कागजात को जो विभिन्न अंचलों में शिविर कार्यालय हमारे खुले हुए हैं, विशेष सर्वेक्षण शिविर, या तो अंचल अभिलेखागार में या किसी ग्राम पंचायत सरकार भवन में खुले होंगे, वहां एसएस क्लर्क रहते हैं, विशेष सर्वेक्षण लिपिक, उनके पास जा करके इसकी 2 प्रति करा के आप ले जाए, 1 प्रति वहां जमा कर दें और 1 प्रति पर आप रिसीविंग करा सकते हैं। अच्छा, आपको पावती ऑनलाइन भी सबमिट हो रहा है सर? ऑनलाइन भी भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर पर, इसको DLRR साइट पर, हमारे डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड सर्वे बिहार पर भी जा करके इसको हम अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो सर बहुत बहुत थैंक्स। और मैं आपने जिस तरह से बताया है, आम जनता के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा, और वो सोचते होंगे कि कैसे फॉर्म भरना है और क्या क्यों सर्वेक्षण हो रहा है। सर ने बहुत विस्तृत जानकारी दी है, इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ। एक शब्द इसमें और मैं जोड़ना चाहूंगा कि सभी आम काश्तकारों को तो ये फॉर्म भरना है, इसके अलावा जो विभिन्न सरकारी विभाग हैं या विभागाध्यक्ष हैं या सरकारी संस्थानों के जो पदाधिकारी हैं, उनको भी अपने अपने संस्थान, अपने अपने विभाग के स्वामित्व की जो भूमि है उसका ब्यौरा, खाता खिसरा, सिंपल खाता खिसरा रकबा चौहद्दी के साथ अपनी लंबाई चौड़ाई एक नजरी मानचित्र बना करके और अपने विवरण, अपने विभाग के ब्यौरा के साथ में बंदोबस्त कार्यालय को या हमारे विशेष सर्वेक्षण शिविर कार्यालय को सबमिट कर देना है, क्योंकि उनके भी जमीन का इस बार खतियान और मानचित्र का निर्माण। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाहेंगे, बहुत सारे लोग जैसे आप देखे होंगे जो थोड़ा दबंग टाइप के हैं, वो अतिक्रमण कर लिए हैं, और वो अगर गलत प्रोड्यूस कर रहे हैं कि भाई मेरा ये है, तो फिर आप लोग कैसे एक्शन लेंगे? जैसे किसी दबंग व्यक्ति ने किसी की जमीन जबरन दखल कर ली है, चाहे वो तो सड़क, बहुत सारा आप देखते होंगे शहरों में भी कि सड़क के पर मकान बनाया हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है, तो ऐसा भी हो रहा है। इस बार सर्वे में जो हमारी गरमजरुआ आम सड़क की जमीन है, बिहार सरकार जमीन है, उसका जो रिविजनल सर्वे या कैडेस्ट्रल सर्वे में जो पहले का मानचित्र बना हुआ है, उसमें कोई अगर मकान का गसबन है या घर घरारी किसी ने कब्जा कर रखा है, तो किसी का भी गसबन या नहीं लिखा जाएगा, कोई भी बकब्जे कॉलम नहीं लिखना है, वो हूबहू मानचित्र पहले के जैसा ही रहेगा। क्योंकि हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ रहा है, तो हमारी सड़कें अक्षुण रहेगी, किसी की भी दखल कब्जे को उसमें मान्यता नहीं दी जाएगी।
और ना ही गर्मजरुआ आम जमीन में किसी के द्वारा किए जाने वाले बंदोबस्ती के दावे को भी अमान्य। अच्छा सर, म्युनिसिपल एरिया में जिसका घर है उसका भी सर्वे होना है? सरकार अभी ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वे करा रही है। इसके बाद के चरण में सरकार शहरी क्षेत्रों, जो निकाय क्षेत्र हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, उनका भी सर्वे कराएगी। वो और एडवांस तकनीक पर आधारित होगी। तत्काल ग्रामीण क्षेत्रों, रूरल एरियाज का ही ये सर्वे कराया जा रहा है। ठीक है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपने चैनल के माध्यम से सर को धन्यवाद देता हूँ। आपको भी बहुत और जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनको फॉर्म भरने में बहुत ही सहूलियत होगी। मेरा जनता से मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, ये जो भी फॉर्म भरने हैं प्रपत्र 2 और 3-1, 15 सितंबर तक हमारे विभाग ने इसका डेडलाइन निर्धारित किया। 15 सितंबर 2025 ना? नहीं, 24। 15 सितंबर जी, तो 15 सितंबर 2024, यानी कि स्वघोषणा के 30 दिनों के अंदर इसको भरना था, लेकिन हमारे भू अभिलेख परिमाप विभाग के द्वारा 15 सितंबर का समय दिया गया है। तो सभी काश्तकार बंधुओं से या भू हितधारकों से मेरा निवेदन होगा कि आप जल्द से जल्द अपना कागज प्रपत्र 2-3 में भर करके और आप हमारे शिविर कार्यालय या बंदोबस्त कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दें, क्योंकि समय कम है। उसके बाद विशेष सर्वेक्षण का अगला प्रक्रम, जैसे कि 3 सीमाना निर्धारण, ग्राम सीमा सत्यापन, किस्तवार और खानापुरी की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। यदि सर 15 सितंबर तक अगर कोई रैयत अगर जमा नहीं कर पाता है, अगर कोई रैयत नहीं जमा करता है, तो आगे किस्तवार या उसके बाद खानापुरी प्रक्रम में रैयत अपने भूमि के से संबंधित मूल कागजात जब दिखाने की प्रक्रिया शुरू होती है, उस दौरान अपना कागजात दिखा सकते हैं। या जैसे ही प्रपत्र 7 में खानापुरी पर्चा और एलपीएम वितरण होगा, उसके में देखेंगे कि आपके जमीन का कागज आपके नाम पर नहीं आया, तो आप प्रपत्र 8 में अपनी दावा आपत्ति अपने कागजात के साथ दाखिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका ड्राफ्ट में आपका संशोधन हो जाएगा। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो ऐसा है कि अगर कोई भी देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा फॉर्म को कैसे भरना है, और बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो धन्यवाद। आम रैयतों को एक बात और बता देना चाहते हैं कि इसमें आम जनता को 3 बार अपने कागजात दाखिल करने की सहूलियत दी गई। एक है कि पहले खानापुरी पर्चा और एलपीएम निर्गत होने के बाद आपको प्रपत्र 8 में दावा आपत्ति दायर करने की सुविधा है। दूसरा है कि प्रारूप प्रकाशन प्रपत्र 12 में जब एक हो जाता है, उसके बाद प्रपत्र 14 में आप पुनः एक बार दावा आपत्ति दे सकते हैं। और उसके बाद प्रपत्र 20 में जब अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित होगा, उसके बाद प्रपत्र 21 में आप बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष अपनी दावा आपत्ति दे सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं काफी पारदर्शी ढंग से और आम जनता को बार बार मौका दिया गया है, और अनेक बार के फिल्टर करने के बाद यह जो हमारा अधिकार अभिलेख बनेगा, पूर्णतः त्रुटि विहीन एक प्रारूप के रूप में सामने आएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।